हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। बहुत ठंड लग रही है आजकल। सर बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहे हैं आप। कितना कमेंट किए हम लोग कि सर वीडियो अपलोड कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। इतना देर होने के लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन आज से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। ये जो 2 नंबर के सेट है, जो दो नंबर वाले सवाल है, टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा बूम बूम फिजिक्स, इस पर रेगुलर मैं क्वेश्चन डालते रहूंगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के, ताकि आप डेली प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका भी वीडियो डालिए। देखिए, केवल वीडियो आप केवल देख लेते हो, उसको लिखते नहीं है ना, तो फिर कोई काम मतलब आपका सफल होने वाला नहीं है। आप उसको पहले अपने से लिखिए और उसके अगले दिन मैं उसका जो है ना आंसर करके आपको दूंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा एक बेहतर शुरुआत हो सकती है। 15 दिन आखिरी का बचा हुआ है और 15 दिन जम के लग जाते हैं। ये जो भी मैंने पिछला नहीं डाला वीडियो, कुछ गैप लिया मैंने, इसका एक रीजन था कि केवल वीडियो देख के ही समझते थे कि फिजिक्स की तैयारी हो गई। अरे ठीक है, फिजिक्स की तैयारी वीडियो देख के हो जाएगी, एनफ है, लेकिन थॉरली कॉपी पढ़ना भी बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा कॉपी का नोट्स बनवाया गया है, पूरा 1 साल मेहनत किया गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आखिरी में 4 क्वेश्चन बता दूं मैं और वो 4 क्वेश्चन पढ़ के आप चले जाए। बिल्कुल नहीं, है ना। 4 क्वेश्चन पढ़ के सर गेस कर दीजिए, सर यहाँ गेस मिल रहा है, वहां गेस मिल रहा है। अरे गेस मिल रहा है उनके लिए जिन्होंने पूरे साल नौटंकी करा है, जिन्होंने पूरा साल बिल्कुल नहीं पढ़ा है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर इसके चक्कर में पड़िए, लेकिन अगर आपने पढ़ा है और आप चाहते हैं कि आपका मेहनत बर्बाद ना हो पूरे साल का, तो प्लीज आप कॉपी भी पढ़िए और साथ ही साथ हमारे साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। तो चलिए दोस्त, अध्याय 4 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुके हैं और 2 नंबर के लिए इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, वे सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपके साथ आज करूंगा। अध्याय 3 का कल है। तो चलिए दोस्त, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल जैसा कि आप पढ़ रहे हैं 2021 में पूछा हुआ ये प्रश्न है, और प्रश्न है बायो सावर्ट के नियम को लिखें। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और 2021 में पूछा हुआ है, तत्काल चांस बनता है। 5 नंबर में भी ये सवाल पूछ सकता है कि बायो सावर्ट के नियम को लिखे। तो बायो सावर्ट के नियम को पूरी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, प्रूफ करके, मतलब चारों नियम लिख के। बायो सावर्ट ने बोला था कि अगर आपके पास कोई धारावाही तार है, जैसे ये एक धारावाही तार हो गया और इससे धारा अगर आई जा रही है, ठीक है, तो आप करो क्या कि आप इस धारावाही तार का एक छोटा सा अंश काट लो, एक छोटा सा अंश काट लो। ये छोटा सा अंश मैंने काट लिया AB। हाँ, इस छोटे से अंश का हम लोग नाम देते थे धारा अवयव, करेंट एलिमेंट। देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा ध्यान दे दें। बायो सावर्ट के नियम को लिखे, राइट लॉ ऑफ बायो सावर्ट, है ना, राइट बायो सावर्ट लॉ भी बोल सकते हैं इसको। ये एक करंट कैरिंग वायर है, धारावाही तार है, और उसमें एक छोटा सा कट आपने ले लिया। दिस इज योर करंट एलिमेंट, दिस इज योर धारा अवयव, AB की लंबाई, DL लेंथ है इसका। और बोला जा रहा है कि इससे थीटा कोण पर और R दूरी पर एक पॉइंट है कोई P, और यहां पर आपको इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायो सावर्ट के लॉ को। तो बायो सावर्ट का लॉ बोलता है कि dB इज इक्वल टू I, पहले तो ये कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, μ0/4π इंटू I DL साइन थीटा बाई R का स्क्वायर। तो दोस्त ये बायो सावर्ट का नियम है और आपको इस पर 2 नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। ये फोटो बनाकर फॉर्मूला लिखने पर कोई अंक नहीं कटने वाले। जितना ज्यादा धारा बहेगा उतनी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनेगी, जितना लंबा आपका धारा अवयव करंट एलिमेंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। R का स्क्वायर जितनी दूरी पर लोगे ना, ये इनवर्स स्क्वायर लो है, जितना दूरी बढ़ाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कमजोर बनेगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर, पहला सवाल बायो सावर्ट का नियम। चलिए दोस्त नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये भी सवाल काफी खूबसूरत होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे, राइट लेफ्ट रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इंग्लिश वाले फ्लेमिंग्स, देखिए अगली बार से इंग्लिश वाला क्वेश्चन इसी पर लिख देंगे। इंग्लिश वालों का थोड़ा सा ज्यादती हुई है उसके साथ कि इनका वीडियो हम बहुत कम डाले हैं, ना के बराबर डाले हैं। उसके लिए आप लोगों से माफी है। कारण है कि टाइपिंग वाला सही समय पर और सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। हिंदी वाले तो बहुत पहले करा के आदमी रख लिया था, इंग्लिश मीडियम वाला कराते समय
बहुत तरह की परेशानियां आ रही हैं, लेकिन इस वर्ष के लिए तो थोड़ा सा समस्या हो ही गया, जिसके लिए माफी है। लेकिन उम्मीद है कि मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जितना मुझसे हो सके, जितना प्रयास मेरा रहेगा कि पूरा का पूरा आपका भी काफी हद तक मैं कवर कर लूं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग ने बोला था कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, है ना, 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के लंबवत रखिए ऐसे, इस तरह से। और उसमें कहा गया कि भाई ये जो आपका मध्यमा तर्जनी है, जिसको आप 4 फिंगर बोलते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये किसके क्षेत्र की दिशा बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं मध्यमा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्या है, इसको बोलते हैं मध्यमा, इसको बोलते हैं तर्जनी, और इसको बोलते हैं अंगूठा। तो मध्यमा जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, तर्जनी जो हमारा है धारा की दिशा बताती है, और ये अंगूठा उस धारावाही चालक पर बल की दिशा बताती है। और यही होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को, अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत, बाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन कौन, ये भी लिखना पड़ेगा ना, सॉरी। बाएं हाथ की 3 उंगलियों, किसको? मध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठा, को एक दूसरे के लंबवत रखने पर, एक दूसरे के लंबवत रखने पर, अब देखो क्या होगा यहां। मध्यमा क्या बताएगी? मध्यमा आपको बताएगी धारा की दिशा, धारा की दिशा। वही आपका तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और अंगूठा जो है बल की दिशा बताती है। अंगूठा जो है किसकी दिशा बताती है? बल की दिशा बताती है। यही आपको लिखना है और आपको 2 नंबर ले लेना है, बस बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? ये मध्यमा है, तर्जनी है, अंगूठा है। मध्यमा धारा की दिशा बताएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की, और ये बल की दिशा बताएगी। ये आपका मिडिल फिंगर बताएगी करंट का डायरेक्शन, 4 फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी आप इसको लिखते रहेंगे। ये आपका 2 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो तीसरा नंबर कह रहा है कि लॉरेंज बल क्या है? व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? देखो, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? जब किसी चार्ज को एक ऐसे जगह पे रखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अवेलेबल हो, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगने लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगता है। तो दिस कंबाइंड फोर्स इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। हिंदी में बोले तो जब एक आवेश को एक ऐसे जगह पर रखा जाए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी हो और विद्युत क्षेत्र भी हो, तो दोनों मिलकर उस पर बल लगाते हैं। आवेश एक है, उस पर विद्युत बल भी लगने लगा, चुंबकीय बल भी लगने लगा। तो ये विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो सामूहिक रूप है, जो सम्मिलित प्रभाव है, इसी को हम बोलते हैं लॉरेंज बल। तो सिंपल सी बात में इसको बोल सकते हैं, किसी आवेश पर जब संयुक्त रूप से विद्युत बल एवं चुंबकीय बल लगते हों,
तो उस संयुक्त बल को क्या कहा जाता है? उस संयुक्त बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। बड़ा आसान शब्दों में लॉरेंज बल कहा जाता है। चलो ना एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। लॉरेंज बल दोनों मिलकर बनता है, विद्युत बल साथ ही साथ चुंबकीय बल। लॉरेंज बल में हो गया Q इंटू ई, ये हो गया है ना, अब प्लस में ये हो गया चुंबकीय बल Q VB साइन थीटा। तो यहां पे अगर मैं बोलूं F बराबर, तो Q को ले लोगे कॉमन और यहां हो जाएगा E प्लस VB साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, बट ज्यादा आवश्यकता है नहीं, इतना काफी है 2 नंबर के लिए। ठीक है ना, 2 नंबर के लिए इतना लिख दोगे काफी है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? संट क्या है और इसके 2 उपयोग लिखे। देखिए संट क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। संट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब अमीटर को बनाया जाता है। जैसे आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है ना, ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, लेकिन आप क्या चाहते हो ना कि इस गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में बदल दें। तो अब आप इसको जब अमीटर में बदलने की कोशिश करिएगा तो एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध आप इसके समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा। किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ। ये छोटा सा प्रतिरोध ही जो होता है वही क्या कहलाता है? संट कहलाता है। समझ गए बात को भैया? संट क्या है? तो देखिए संट क्या है, कैसे लिखिएगा। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को किस में बदलने के लिए भैया? अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में याद तो सबको है, लिखना कैसे वो देख लो। समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, एक छोटा प्रतिरोध, ये S छोटा प्रतिरोध, बहुत छोटा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? शंट कहा जाता है। शंट को किससे दिखाएंगे? S से। शंट को किससे दिखाएंगे? S से, है ना। जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना हो तो आप शंट का प्रयोग करेंगे। अब आगे सवाल है, शंट के 2 उपयोग लिखें। देखो शंट के 2 उपयोग, पहला उपयोग तो आपका ये हो गया शंट का उपयोग में कि आपके शंट लगाने की वजह से, कम प्रतिरोध लगाने की वजह से इसमें ऊष्मा कम उत्पन्न हो पाती है, जिसके कारण से ये जलता कम है। तो भैया अधिक धारा से जलने से अमीटर को बचाता है। पहला तो एकदम हो गया, अमीटर को बचाता है। दूसरा प्रयोग, शंट का मान अगर बदलिएगा तो इस अमीटर का रेंज बदलता रहता है। अमीटर छोटा बड़ा दो होता है। कम धारा मापने के लिए छोटे रेंज वाले हमें अमीटर चाहिए, ज्यादा रेंज धारा मापने के लिए बड़े रेंज वाले अमीटर चाहिए। तो अगर आप वैसा बदलना चाहते हैं अमीटर के रेंज को, तो इस के वैल्यू को बदलना पड़ेगा। तो इसकी सहायता से क्या किया जा सकता है दोस्त? इसकी सहायता से अमीटर के परास को बढ़ाया जा सकता है। अमीटर के परास को बढ़ाया जा सकता है। जी हां, आप एस की वैल्यू को बदल के अमीटर की परिसर को, परास को, रेंज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये आपका हो गया 2 नंबर में शंट क्या है और इसके 2 उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। उदग्र ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप अपने जनरल लैंग्वेज में समझना, ऊपर की ओर है। अब आप करोगे क्या, ऊपर की ओर ले लोगे वो, तो पूरब इधर लेना, नॉर्मल सा, जिधर तुम्हारा पूरब उधर ले लो, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर, समझना। ऐसे
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ये ऊपर। अब क्या कह रहा है कि ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में एक धनावेशित कण को क्षैतिज पूरब की ओर फेंका जाता है। पूरब किधर है भैया? पूरब तो उधर है। क्षैतिज पूरब की ओर फेंका जाता है, तो यहां पर एक आवेश को पूरब की ओर फेंका गया। ये देखो भैया, ये आवेश क्यों है और ये पूरब की ओर फेंका गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ऊपर की ओर फेंकने पर अब आवेश पर बल लगेगा, और बल लगेगा तो बल की दिशा बताना है। और जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति करता है तो उस पर एक बल लगेगा, और उस बल की दिशा को पता करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ाया। ये बता रहा था धारा की दिशा। धारा की दिशा धनावेशित कण के बारे में पूछ रहा है। क्या कह रहा है? धनावेशित कण को फेंका गया, तो धारा की दिशा किधर होगी? धनावेशित कण के उल्टा होती है। जिधर ऋणावेशित कण जाते हैं उधर नहीं, बिल्कुल नहीं। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के उल्टा होता है, तो धारा की दिशा उधर ही होगी। देखो ये धनावेशित कण की दिशा बोला है ना, मतलब एक्चुअली में ये धारा की दिशा ही बताया है, क्योंकि धारा उधर ही जाती है जिधर धनात्मक आवेश जाते हैं। तो धारा की दिशा इधर है, इस पर किधर लगेगा हमारा बल? आओ पता करते हैं। ये हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, धारा किधर जा रहा है पहले समझ लो। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अंदर जाएगा तो दक्षिण है, ये आएगा तो पूरब है। इधर फिर से समझो, हम ऐसे खड़े हैं, तुम भी अपने पूरब की तरफ, जिधर पूरब है तुम्हारा मुंह करके खड़े हो जाओ, और उधर ही आवेश को गति कराना। बस इतना दिमाग में बिठा लेना कि बी जो है ना ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, पूरब इधर है, आवेश इधर गया, मतलब धारा इधर गया, और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है। चुंबकीय क्षेत्र कौन बताता है? ये तर्जनी। तो तर्जनी को पहले ऊपर कर लो, फिर ये निकलता है, ये धारा की दिशा बताएगा। धारा पूरब की ओर जा रहा है, अंगूठा किधर है? अंदर। अंदर कौन था? दक्षिण था। तो हमारा जो बल लगेगा, बल की जो दिशा होगी हमारा दक्षिण की ओर होगी। बल की दिशा जो होगी भाई किधर होगी? दक्षिण की ओर। एकदम सिंपल है, करके देखो, करके देख लो, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हो गया 5 नंबर। 5 के बाद 6 नंबर कह रहा है कि किसी क्षेत्र से गुजरता हुआ एक इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता है। ओके, क्या यह संभव हो सकता है कि वहां कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो? जी, एक बात तो यह संभव है कि क्षेत्र से गुजर रहा है और इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं हो रहा है। तो बताइए कि क्या वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं है? देखो भाई, किसी भी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है क्यू भी बी साइन थीटा होता है। किसी भी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है क्यू भी बी साइन थीटा होता है। तो अगर वहां से गया और बल नहीं लगा, इसका एक मतलब और निकाला जा सकता है कि साइन थीटा का वैल्यू 0 हो। और साइन थीटा का वैल्यू कब 0 हो सकता है? साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होगा? साइन थीटा का वैल्यू 0 तब होगा जब हम थीटा को 0 रखें या 180 डिग्री रखें, है ना। तो हो सकता है कि आवेश क्षेत्र के समानांतर हो सकता है। यहां पर संभव है, यह संभव है कि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या विपरीत दिशा में गतिशील हो। विपरीत दिशा में क्या हो? गतिशील हो। यह भी संभव है। तो वैसे कंडीशन में भी आपका लगने वाला बल जो होगा क्या होगा? 0 होगा। तो आप ये लिख सकते हैं, आपका आंसर पूरा का पूरा मिलेगा, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि बल नहीं लग रहा तो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र है फिर भी बल 0 लग सकता है। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आवेश भी इधर ही जा रहा है, या आवेश इधर जा रहा है, या तो समांतर जाए या फिर विपरीत दिशा में जाए। ऐसी अवस्था में आप बोल सकते हैं कि बल लगने वाला जो होगा 0 होगा। चलिए दोस्त, 7 नंबर, दिखाएं कि स्पर्ज्य धारा मापी, गैल्वेनोमीटर से मापी गई धारा की शुद्धता उस धारा के लिए महत्तम होती है जिसका विक्षेपण 45 डिग्री है। कहने का मतलब कि जिसका विक्षेपण 45 डिग्री होता है गैल्वेनोमीटर में, वो अधिक से अधिक धारा मेजर कर पाती है और एक्यूरेसी उसके पास होती है। चलिए कोई बात नहीं।
आपने ये पढ़ा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कि आई जो होता है माने धारा जो होता है विक्षेपण के समानुपाती होता है, और वहां से एक टर्म आया था आई बराबर के इंटू टेन थीटा। आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। अब एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो थीटा का टर्म में, तो डी आई बाई जब तुम डी थीटा निकालोगे तो यहां पर के का के आ जाएगा, लेकिन टेन थीटा का जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि डी थीटा को उधर भेज देता हूं, तो डी आई जो आएगा मेरा के इंटू सेक स्क्वायर। अच्छा एक काम करता हूं, मैं सेक स्क्वायर को के इंटू आई डी थीटा कर देता हूं, और सेक स्क्वायर थीटा को नीचे भेज देता हूं कॉस स्क्वायर थीटा करके। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होगी सर। और इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 मान लेता हूं। अब क्या करूंगा मैं कि इक्वेशन 2 यानी कि आपके पास जो समीकरण 1 है उसमें समीकरण 2 को भागा दे दूंगा मैं, और कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ डी आई है, ओहो 1 में 2 से करोगे, नहीं 2 में 1 से करो। ठीक है, 2 भागा 1 करूंगा मैं, तो यहां पर आ गया डी आई और नीचे आ गया आई। उसी प्रकार यहां आ गया के इंटू डी थीटा, अब बटा में आपका आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू के इंटू टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट काम कर देता हूं मैं, साइन थीटा लिख सकता हूं, और नीचे मैं इसको कॉस थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, कॉस थीटा से मैं कॉस थीटा को खत्म कर दूंगा, के से के को मैं खत्म कर दूंगा, डी आई बटा आई आ जाएगा, और यहां मिल जाएगा मुझे क्या मिल जाएगा मुझे, आई को ही भेज देता हूं, मैं आई को ही भेज देता हूं। ठीक है, डी आई बराबर आई इंटू डी थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है भैया, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, एक काम करो सर, काहे इतना परेशान करते सर, डी आई बाई आई रहने दो, पहले फ्रेश कर देता हूं मैं, और यहाँ पर केवल डी थीटा बचा, यहाँ पर बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा बचा। एक काम करो दोस्त, एक काम करो, ऊपर भी 2 से गुणा करो, नीचे भी 2 से गुणा करो, चलेगा? ऊपर भी 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से गुणा किया, अपने मन से। क्यों सर? उसका मैं रीजन बता रहा हूं। डी आई बाई आई बराबर 2 इंटू डी थीटा बराबर, अब देखो यहां 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया, साइन 2 थीटा। अब यहां पर देखो उल्टा, यहां पे 2 इंटू डी थीटा बराबर हो जाएगा डी आई इंटू साइन 2 थीटा बाई आई। यहां से स्पष्ट है कि आपका विक्षेपण ये है डी थीटा, और विक्षेपण ज्यादा अधिक से अधिक कब होगा, विक्षेपण तुम्हारा अधिक से अधिक कब होगा, जब ये वाला टर्म अधिक से अधिक होगा, साइन 2 थीटा का वैल्यू अधिक से अधिक होगा। और साइन 2 थीटा का अधिक से अधिक मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 2 थीटा का वैल्यू अधिक से अधिक 1 होता है, मतलब कि साइन 2 थीटा बराबर 1 का वैल्यू होता है साइन 90। एक बात बताओ, यहां से थीटा तुम्हारा कितना आया, 2 थीटा बराबर 90, और इजीली आपको मिल गया थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। इससे साबित होता है कि 45 डिग्री के कोण पर साइन 2 थीटा सबसे ज्यादा होगा, और साइन 2 थीटा चूंकि सबसे ज्यादा होगा, इसी कारण से ये विक्षेपण भी उसमें सबसे ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मजेदार सवाल है, 2017 में पूछा हुआ है, हो सकता है चांस बनता है कि आपको इस साल पूछ दे, तो आप इसको जरूर करें। या ऑब्जेक्टिव में भी याद रखिएगा कि गैल्वेनोमीटर में धारा सबसे शुद्ध कब मापी जाती है, जब विक्षेपण कितना डिग्री हो, 45 डिग्री हो। स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त इसका, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र का महत्व बताएं। देखिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लैंग्वेज में लिखूंगा, 2 लाइन में लिख दूंगा, इसको आप एकदम याद कर लेना, ज्यादा परेशान नहीं होना इस सवालों को लेकर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में इसको त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर रेखीय चुंबकीय क्षेत्र भी कहता है, बट हम त्रिज्या लेके चलेंगे क्योंकि त्रिज्या ही पूछा है। त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के समांतर होता है, कुंडली के समांतर होता है, याद रखिएगा। और
विक्षेपण, गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेपण होता है, ठीक है ना, कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस एकदम सिंपल लैंग्वेज है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कुंडली के समांतर होता है ना, कुंडली के समांतर होगा। कुछ ना कुछ जो है ना चुंबकीय बल रेखाएं आपका त्रिज्या जो आपका कुंडली के है उससे इंटर कर ही जाएगा। अधिक से अधिक इंटर करेगा तो समझ लीजिए कि धारा अधिक मिलेगा, कम से कम इंटर करेगा तो समझ लीजिए कि धारा आपको कम मिलेगा। तो ये दो लैंग्वेज दो लाइन में अगर आप लिख देते हो तो आपका 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ये 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है और आप ये 8 सवालों को खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर 4 में अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा दोस्त। आप इन 8 सवालों को याद कर लीजिए। कल मैं दोबारा फिर आपसे मिलूंगा, लेकिन कल चैप्टर अलग होगा, सवाल अलग होंगे, है ना। और बढ़िया से एकदम तैयारी कीजिए 15 दिनों में। कल चैप्टर 3 लेके मैं आपके सामने मिलूंगा दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद।